हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एडू पॉइंट बाय शिवानी। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स और इलस्ट्रेशंस AS10 रिवाइज्ड के, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 1 से। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इलस्ट्रेशन 1 दे रखा है हमारा, एंटिटी ए है, ए सुपरमार्केट चेन is renovating one of its major stores. Okay, the store will have more available space for in store promotion outlets after the renovation and will include a restaurant. ठीक है, management is preparing the budget for the year after the store reopens, which include the cost of remodeling and the expectation of a 15% increase in sales resulting from the store renovations, which will attract new customers. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. तो जब हमने थ्योरी पढ़ी थी इसकी, तो हमने देखा था कि जो रीमॉडलिंग कॉस्ट है हम उसे कैपिटलाइज करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 15% इंक्रीज इन सेल हो रही है। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो हमने क्या देखा था कि हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, वो सब हम कैपिटलाइज करते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, स्टेट वेदर द रीमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो हम पहले इसका कुछ क्वेश्चन ही कॉपी करेंगे और उसके बाद लिखेंगे इन लास्ट, yes, the remodeling cost will be capitalized. क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था कि हमेशा हमें याद रखना है कि हमारी जितनी भी रीमॉडलिंग कॉस्ट होती है या फिर हमारी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होती है, हम उसे हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 इतना ही था हमारा। अब आते हैं अपने इलस्ट्रेशन 2 पे। क्या बोलता है ये, एंटिटी ए हैज़ एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी, ओके, विच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। ठीक है, ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू अनदर टेम्परेरी साइट। ओके, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं टेम्परेरी साइट पर। द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा था हमें कि हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट दे रखी है हमें। ठीक है, पहले इंक्रीमेंटल सेटअप कॉस्ट, देन रेंट, देन रिमूवल कॉस्ट दे रखा है टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू द टेम्परेरी लोकेशन। इस क्वेश्चन में याद रखने वाली बात यह है, जहाँ भी हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट दे दी जाए या फिर नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, हम हमेशा उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। याद रखने वाली बात क्या है, incremental cost cannot be capitalized under अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज्ड। जहाँ भी दिख रहा है हमें कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रहा है या फिर नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है, हम उसे कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और ऐसा कौन बोल रहा है हमें करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज्ड, इसने बोला है कि हम कभी भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था, हमें इन तीनों की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तीनों पॉइंट्स अवॉइड करने, क्योंकि ये तीनों क्या दे रखे हैं हमें, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, इलस्ट्रेशन 3। Omega Limited contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed in its one development in 3 months. सबसे पहले 3 मंथ्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे। 3 मंथ का टाइम पीरियड है जिसमें कि हमारी क्या हो रही है, ओमेगा लिमिटेड ने एक सप्लायर से परचेज करी है मशीनरी, और इसका जो डेवलपमेंट होगा वो 3 महीने के टाइम में होगा। स्पेशल फाउंडेशन वर्क रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द सप्लाई लीड टाइम। ओके, एक स्पेशल फाउंडेशन बनेगा उसके लिए। द कॉस्ट ऑफ इट साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन वर 1,40,000। ठीक है, दीज एक्टिविटीज वर सुपरवाइज्ड बाय अ टेक्नीशियन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड हु इज एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ 45,000 पर मंथ। हमें किसकी जरूरत पड़ी, एक सुपरवाइज टेक्नीशियन की, जो हमारी मशीनरी को इंस्टॉल वगैरह करेगा। और वो कितने, 3 महीने का क्योंकि काम है, तो 45,000 पर मंथ आ रहा है वो, यानी कि एक महीने में हम उसे 45,000 दे रहे हैं। काम कितने के लिए कर रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए। द मशीन वॉज परचेज एट 1,58,00,000 एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, विच वर इनकर टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। An architect was appointed at a fee of 30,000 to supervise machinery installation at the factory site. हमें एक आर्किटेक्ट की भी जरूरत पड़ी जो हमारी मशीन को सुपरवाइज करेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट एट विच मशीन शुड बी कैपिटलाइज। कौन सी अमाउंट हम लेंगे जिसपे मशीन कैपिटलाइज होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपनी कॉस्ट के साथ। तो हमारी कॉस्ट है
1,58,00,000। उसके बाद क्या दे रखा था हमें? 1,40,000 किस चीज़ के थे? साइट प्रिपरेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम साइट प्रिपरेशन कितना दे रखा है? 1,40,000। ओके। इसके बाद हमें दे रखा था यहाँ पे सुपरवाइज्ड बाय टेक्नीशियन कितने? 45,000 पर मंथ। तो इन्हें भी देंगे हम टेक्नीशियन को। तो ये था 45,000 पर मंथ और कितने मंथ्स काम हुआ हमारा? 3 मंथ्स। तो ये हो जाएगा हमारा 1,35,000। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 50,000। फिर हमने एक आर्किटेक्ट भी अपॉइंट किया था कितने में? 30,000। और तो हमारा कोई दे नहीं रखा हमें। और ये सारी ही कॉस्ट हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, इसलिए हम इन सबको ऐड कर देंगे। और इन सबको ऐड करने के बाद आएगा हमारा 1,61,55,000। ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट जो कि होगी कैपिटलाइज्ड। क्लियर? तो हमारा इलस्ट्रेशन 3 भी हो गया है यहाँ पर। अब देखते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है? एंटिटी ए विच ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट्स हैज एक्वायर अ न्यू स्टोर लोकेशन। ठीक है, द न्यू लोकेशन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट expects that the renovation will last for 3 months during which the supermarket Management expects that the renovation will last for 3 months during which the supermarket will be closed. ठीक है, management has prepared the budget for this period including expenditure related to construction and remodeling cost. Okay, salaries to staff who will be preparing the store before its opening and related utilities cost. What will be the treatment of such expenditures? अब हमें बताना है कि मेन एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन पे हुआ और रीमॉडलिंग कॉस्ट पे हुआ, सैलरीज टू स्टाफ पे हुआ और यूटिलिटीज कॉस्ट पे हुआ। तो हमें बताना है कि इनमें से हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे इन अपने एक्सपेंडिचर्स पे। तो सबसे पहली बात, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या हम करते हैं रीमॉडलिंग, तो वो क्या होती है? हमारी कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। और उसके अलावा हमारी जितनी भी कॉस्ट होती है वो क्या होती है? वो हम उन्हें एक्सपेंसेस मानते हैं और कहाँ दिखाते हैं? P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे हमें जो दे रखा था सैलरीज और यूटिलिटी कॉस्ट, ये कहाँ जाएगी? हमारी P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड remodeling cost are capitalized, but salaries of staff and utilities cost are treated as expenditure and shown in debit side of statement of P&L account. क्लियर? हमें हमेशा क्या याद रखना होगा? कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग कॉस्ट अगर हमें दे रखी है तो सिर्फ वही कैपिटलाइज होगी। उसके अलावा हमारे कितने ही खर्चे दे रखे हो वो सब कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में स्टेटमेंट ऑफ P&L में। इलस्ट्रेशन 4 भी हमारा हो गया। अब देखते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में हमसे क्या दे रखा है कि एक अम्यूजमेंट पार्क खुला है, हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग इन द पब्लिक। ठीक है, टू trial run its attractions, tickets are sold at 50% discount during this period and the operating capacity is 80%। यानी कि 80% वो काम कर रहा है, हमने उसे काम पे लगा दिया और 50% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए? जिससे हमें पता चल जाए एक ट्रायल रन के लिए
कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज़ 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने बाद ही ऑफिशियली खुलेगा, लेकिन उससे पहले क्या कर रहे हैं हम, इसे चेक करने के लिए कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमने 80% इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी को खोल दिया और 50% डिस्काउंट पे हमने इसके टिकट्स बिकने स्टार्ट कर दिए। The official opening day of the amusement park is 3 months later, ठीक है। Management claimed that the soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in the condition capable of opening in the intended manner. Accordingly, the net operating income incurred should be capitalized. Comment. तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारी या तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो या हो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और पहली बात, 80% ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे खोल रहा है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 100% ऑपरेटिंग कैपेसिटी, और उसमें क्या दिखा रखा है हमें कि 50% डिस्काउंट पे टिकट बेच रहे हैं लेकिन स्टिल 50% दे आर अर्निंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली बात तो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जहाँ भी क्वेश्चन में आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट या नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाए तो हमें क्या करना है, कैपिटलाइज कभी नहीं करना है। तो हमारा आंसर बिना ऐसे पढ़े लास्ट में देखेंगे हम नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। बस सिंपल सा आंसर, इसकी थ्योरी लिख देंगे हम इस क्वेश्चन से, और लास्ट में हमें जो शो कर रहा है वो शो करना है ये कि नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। ओके, अब आते हैं हम अपनी इलस्ट्रेशन 6 पे। Entity A exchanged land with a book value of 10 lakh for cash, okay, 20 lakh, and plant and machinery value 25 lakh. What will be the measurement cost of the assets received? Consider that the transaction has commercial substance. Commercial substance का मतलब मैंने क्या बताया था कि commercial substance कौन सा होता है, जहाँ पे हमारे betterment होती है, जहाँ पे हम किसी एक चीज़ के exchange में दूसरी चीज़ मिल रही है for the betterment of the financial records. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक entity है A, उसने land बे की, ये हमारी लैंड है जिसकी कॉस्ट 10 लाख है। अब इसने जब ये पे की तो इसको इसने दी होगी किसी को, यहाँ पे एक पर्सन होगा, इसने रिटर्न में क्या दिया, कैश दिया, कितना, 20 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी दी, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 25 लाख। ये हमने इसका एक इलस्ट्रेशन भी किया था पीछे। अब हमें बताना है कि अब हमें बताना है व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड। हमें जो एसेट रिसीव हुई है, एसेट क्या रिसीव हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, इसकी हमें कॉस्ट बतानी है कि हम अपने रिकॉर्ड्स में क्या देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्वल टू, ये हमें पता है ऑलरेडी कि हमें कितनी मिल रही है, 25 लाख। आंसर हमारा होगा 25 लाख। तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल फेयर वैल्यू माइनस कैश रिसीव्ड, यानी कि टोटल फेयर वैल्यू किस चीज़ की, जितना भी हमें कुछ मिला है, हमें कैश मिला है, हमें प्लांट एंड मशीनरी मिली है, तो इसकी टोटल फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 लाख और 20 लाख कितनी हो जाएगी, 45 लाख, और कैश कितना रिसीव हुआ हमें, 20 लाख का। और यहाँ पे तो फिर हमारी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी आई, 25 लाख। यहाँ हमें आंसर पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन ये हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे टोटल फेयर वैल्यू माइनस कैश रिसीव्ड, देन इनके अमाउंट, देन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स रिसीव्ड, यानी कि एसेट रिसीव जो हुआ है उसकी मेजरमेंट कॉस्ट कितनी है। अब वो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे, और ये 25 लाख आ गई हमारी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अब देखते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन 7। अब इलस्ट्रेशन 7 क्या बोलते हैं हमसे, एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 फॉर कैश। ये छोड़ते हैं अभी। अभी क्या है, एंटिटी ए है, इसने एक कार एक्स कितने की, जिसकी बुक वैल्यू 13 लाख है और फेयर वैल्यू कितनी है, 13,25,000, 13,25,000। क्या करी है इसने,
एक्सचेंज कर ली फॉर कैश में, और कार वाई इसे रिटर्न में, एक बंदा है इसने इसे रिटर्न में उसके क्या दिया, उसके रिटर्न में इसे मिला कैश 15,000 का, और क्या मिला, कार वाई, और वो कितने की कार वाई जिसकी फेयर वैल्यू है 13,10,000। ओके, अब हमसे क्या पूछा था, ट्रांजेक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, यानी कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, यानी कि हमारा कोई भी बेटरमेंट नहीं हो रहा है इस एक्सचेंज में, एज द कंपनीज कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है, इन द सेम पोजिशन एज इट वॉज बिफोर द ट्रांजेक्शन, यानी कि हमारी जो बुक्स है ना, उसका जो हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं उसका जो भी टोटल आएगा वो सेम ही रहेगा, इस एक्सचेंज से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स रिसीव। तो हम अपने बुक्स में ये जो हमें एसेट्स रिसीव हो रहे हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी पहले जो बैलेंस शीट बनती थी, हम हमेशा बुक वैल्यू लेते हैं अपनी बैलेंस शीट में, तो ये था कार एक्स, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी थी 13,000, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी 13 लाख, ये तो था पहले का। और अगर हम अब बनाएंगे और इसका टोटल कितना आता था 13 लाख हमारी बैलेंस शीट का, और अगर हमने अब अपनी बैलेंस शीट बनाई तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, टोटल हमारा यही रहना है, क्योंकि हमें क्या दिखाया था क्वेश्चन में कि कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, सेम पोजीशन एज इट वाज बिफोर द ट्रांजेक्शन, लेकिन हमारे पास यहाँ कैश ऐड हो गया। तो सबसे पहले तो हमारा कैश 15,000, और यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर अब हमें कार एक्स तो हमारी चली गई, अब उसके बदले क्या लिखेंगे हम, कार वाई। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 13 लाख में से 15,000 गए तो कितना बचा 12,85,000। ये वैल्यू जो है ये शो करेंगे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन इसको कैसे करेंगे, अब हम इसका भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ कार रिसीव्ड, हमारी पहली बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी थी 13 लाख, हम हमेशा वही वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, माइनस कैश रिसीव कितना हुआ हमें 15,000, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 12,85,000, वैल्यू ऑफ यहाँ पे कार रिसीव्ड, कार वाई। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा इलस्ट्रेशन 10 हमें बताता है एंटिटी ए इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इट्स ओन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एंड ऑफिस बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात क्या है, इसके पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और है ऑफिस बिल्डिंग इन सेवरल कैपिटल सिटीज। The industrial building are located in industrial zone whereas the office building are in central business district of the cities, ठीक है। Entity A management wants to apply the revaluation model as per accounting standard 10 revised to the subsequent measurement of the office building, but continue to apply the historical cost model to the industrial business। तो ये जो हमारी ऑफिस बिल्डिंग है, इस पे क्या चाहती है हमारी कंपनी कि वो रीवैल्यूएशन मॉडल लगाए, और जो हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उस पे क्या कंटिन्यू करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हमसे आगे क्या पूछा गया, स्टेट वेदर दिस इज एक्सेप्टेबल अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और नॉट विद रीजन। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमारी अलग क्लास है, ये हमारी अलग क्लास है, और हम अपनी अलग अलग क्लासेस पे अलग अलग रीवैल्यूएशन मॉडल या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट लगा सकते हैं। तो येस इट इज एक्सेप्टेबल अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स अंडर डिफरेंट क्लास ऑफ बिल्डिंग्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, they both are considered as different class on the basis of, किस बेसिस पे हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये डिफरेंट क्लास है, फंक्शंस, इनके फंक्शंस, इनका नेचर और लोकेशन etc, ठीक है।
तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, येस दिस इज एक्सेप्टेबल अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। येस दिस इज acceptable under accounting standard 10 revised। क्लियर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। हमारा इलस्ट्रेशन 12 क्या बोलता है हमसे, एंटिटी ए परचेज एंड एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर 1 लाख रुपीज एंड द एसेट्स हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एंड रेसिडुअल वैल्यू निल। सबसे पहले हम इतना ही करते हैं कि हमारी एक मशीनरी है जो कि हमने 1 जनवरी को परचेज किया है, 1 जनवरी 2001, जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपीज। यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स और इसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है निल। तो इसका डेप्रिशिएशन पर ईयर कितना हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 10,000। ओके, फिर क्या दे रहा है यहाँ पे, 1 जनवरी 2005 द डायरेक्टर्स रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइड दैट द एसेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर फर्दर 4 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2005 तक जो हमारी वैल्यू होगी ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन वो कितनी होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 जनवरी से 2001 से 1 जनवरी 2005 कितने ईयर्स हो गए हमारे, 4 ईयर्स। और हमारी वैल्यू कितनी थी मशीन की यहाँ पे 1 लाख। तो हम इसमें 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2005 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन 1 साल का 40,000 था, 4 साल हो चुके हैं तो मल्टीप्लाई 4, तो हमारी वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी आई 60,000। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पूछा था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। तो हम देखते हैं अगर ये हमारी मशीनरी ने कैसे काम करा। 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2005, 31 दिसंबर 2008, 4 साल, ये भी 4 साल। यहाँ कितना था हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू थी इसकी 1 लाख। इन सबको डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारी बुक वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है 60,000। यहाँ पे भी 4 साल है क्योंकि यहाँ पर भी हमें 4 साल दे रखा है, क्योंकि अब इस 60,000 को इस 4 से डिवाइड करेंगे जिससे हमारा यहाँ का डेप्रिसिएशन आ जाए। डेप्रिसिएशन फॉर 1 जनवरी 2005 टू 31 दिसंबर 2008। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना होगा हमारा ये 15,000 फॉर 1 ईयर। यहाँ 4 साल है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे टोटल 15,000 डेप्रिसिएशन हर साल का। अब हमसे क्या कहा था ईच ईयर का बताना है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 4 ईयर्स इक्वल टू 40,000 और 10,000 ईच ईयर। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इक्वल टू 60,000, 15,000 ईच ईयर। क्लियर, ये होगा हमारा आंसर। यानी कि 10,000 रुपये हमने हर साल स्टार्टिंग के 4 साल में डेप्रिसिएशन दिया था उसका है ये, और डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 4 ईयर्स में कितना दिया था हमने 15,000 ईच। रेसिडुअल वैल्यू थी नहीं इसलिए हमारी पूरी पूरी अमाउंट आ गई। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट, और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल डेप्रिसिएशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन 13 क्या बोलता है, एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट्स अ मशीन फॉर इट्स ओन यूज। ठीक है, construction is completed on 1st November 2001 but the company does not begin using the machine till 1st March 2002 comment।
तो बहुत गलत बात है। हम कब अपना डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी मशीन पर? जिस दिन से वो यूज़ में आ जाए। अब हमारी मर्ज़ी हम यूज़ में लें उसे या ना लें, हमारे पास रखी है, तो वो कुछ नहीं है जिस टाइम पे वो बन गई, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 नवंबर 2001 is the date when entity B start depreciation on that machine. क्लियर? यानी कि जो डेट है जिस दिन से हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई उस मशीनरी की और वो मशीन रेडी टू यूज़ है, उसी टाइम से उस पे डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे हम इसे कब से उसे यूज़ में ला रहे हैं। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल वियर एंड टियर से या फिर रेडी टू यूज़ वाली सिचुएशन में जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है, हम वहीं से उस मशीन को क्या यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन मेथड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं देखेंगे कि हमने आइडियल टाइम कितना उसको रख रखा है अपने पास और कब से उसे यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन वो हमारे एग्जिस्टेंस में आ गई उसी टाइम से उस पे डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 बोलता है एंटिटी बी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूजिंग ब्लेंडिंग मशीन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। The output of the blending machine is consistent from year to year and they can be used for different products. Okay, however, maintenance cost increase from year to year and a new generation of machines with significant improvements over existing machines is available every 5 years. Suggest the depreciation method. Depreciation method बताना है, सिंपल है, कंसिस्टेंट क्या आउटपुट दे रही है वो। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट आ रहा है फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या पढ़ा था कि हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है, सेम आता है, हमारा आउटपुट भी सेम दे रहा है वो, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर आउटपुट दे रहा है वो। हम ये नहीं देखेंगे कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम ईयर टू ईयर, न्यू जनरेशन टू मशीन, ये जो भी है नहीं, हमें आउटपुट से मतलब है कि हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, तो उस पर डिप्रिशिएशन कैसा लगेगा, सेम, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट आते हैं हमारे इलस्ट्रेशन 14 पे। A property cost 10 lakh is bought in 2001. Its estimated total physical life is 50 years. However, the company considered it likely that it will sell the property after 20 years. 20 साल बाद वो अपनी उसको बेच देंगे, जिसकी रेसिडुअल वैल्यू 20 साल बाद कितनी होगी, 10 लाख और 9 लाख। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है हमें। सिंपल है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट हमें दे रखी है, लाइफ दे रखी है 20 ईयर्स। केस ए में रेसिडुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 लाख। अब हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट है 10 लाख, रेसिडुअल वैल्यू भी 10 लाख और 20 ईयर्स। तो केस ए में हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 0। केस बी में हमारी रेसिडुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 लाख। तो वही डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, 10 लाख माइनस 9 लाख डिवाइडेड बाय 20। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, जो कि होगा 5000। तो सेकेंड केस में हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, 5000। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था ये तो। अब आते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 16 पे। इलस्ट्रेशन 16 क्या बोलते हैं हमसे, एंटिटी ए कैरिड प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक वैल्यू एट 2 लाख, दीज वर डिस्ट्रॉयड इन अ फायर। ओके, द एसेट्स वर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड। हमें इंश्योरेंस करा रखा था हमने न्यू फॉर ओल्ड के लिए, एंड वर रिप्लेस बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद न्यू मशीन दैट कॉस्ट 20 लाख। बहुत अच्छी बात है ये तो। द मशीन वर रिक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव 20 लाख एज कैश कंपनसेशन। स्टेट हाउ एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर द सेम। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारी एक मशीनरी थी, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। ये हो गई लॉस बाय फायर। तो यहाँ पे हमारी अगर बैलेंस शीट बनाते थे तो यहाँ पे हम मशीन शो करते थे पहले 2 लाख की,
क्लियर? अब क्या होगा, अब हमारी क्योंकि लॉस बाय फायर हो गया तो अब ये अमाउंट हमारी बैलेंस शीट से हट जाएगी और अब आएगी पी एंड एल में डेबिट साइड लॉस बाय फायर 2 लाख। अब यहाँ आ गई, ये हमने यहाँ से हटाया पीएनएल में भेज दिया और हमारे पास सबसे पहली बात इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक वो भेजा नहीं। और जब हमने ये प्रोसेस करी बैलेंस शीट से हटा के प्रॉफिट एंड लॉस में भेजा तो हमने क्या करा, इसे डी रिकॉग्नाइज। पहले यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रखी थी, फिर हमने इसको डी रिकॉग्नाइज करा, यहाँ से बैलेंस शीट से इसकी वैल्यू हटाई और कहाँ डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगी तो, लेकिन अभी उसने दिए नहीं है, ये कंटिंजेंट बात है कि देगी, लेकिन हाँ हमें पता है कि ये मिलने ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री पोस्ट करेंगे जो कि होगी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल में किस लिए डाला हमने, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे गेन, कितनी अमाउंट का, 20 लाख की हमारी मशीनरी हमें मिलेगी। और यहाँ पे हमने डेबिट करा है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स, क्योंकि हम हमेशा एसेट्स डेबिट करते हैं और जब हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू वो मशीनरी आ जाएगी तो हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। सिंपल, बस यही था इसमें कि हमारी एक मशीनरी लॉस बाय फायर हो गई तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डी रिकॉग्नाइज, यहाँ पे हमने डी रिकॉग्नाइज कर दी उस मशीन की वैल्यू को और कहाँ शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो कि हमने फिर लास्ट में एंट्री यहाँ पे शो कर दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल हो रहा है, किससे, टू पीएनएल। पीएनएल में क्यों दिखाया हमने, क्योंकि हमें गेन हो जाएगा जैसे ही हमें वो मशीनरी रिसीव हो जाएगी। सिंपल, यही क्वेश्चन था। अब आते हैं हम अपने एमसीक्यू पे। एमसीक्यू 3 है हमारा, ए प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट 1 लाख रुपीज वॉज रीवैल्यूड टू 15 लाख। यानी कि इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हमारे इंक्रीज क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 years सब्सिक्वेंटली ड्यू टू ड्रॉप इन मार्केट वैल्यू द लैंड वाज डिटरमाइंड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,30,000। यानी कि अब ये क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंट डिक्रीज। अब हमने पढ़ा था कि जब हमारी कोई भी एसेट्स रीवैल्यू होती है और उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हम रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो यहाँ इस जगह क्या हुआ होगा, क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन रिजर्व के कितनी अमाउंट शो करी होगी, कितने से बढ़ रहा है, 1 लाख से 1,50,000 हो गया तो 50,000। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट करा था और यहाँ हो रहा है सब्सिक्वेंट डिक्रीज कितने का, इन दोनों में से 1,50,000 और 1,30,000 में से 20,000 का सब्सिक्वेंट 20,000 का सब्सिक्वेंट डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 50,000 में से डेबिट कर देंगे कितने अमाउंट को, 20,000 को। तो ये 20,000 कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो हमें इसका आंसर चेक करना है। इनिशियल अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 50,000, बिल्कुल करेक्ट, अपवर्ड वैल्यूएशन हो रही है 50,000 की जो कि क्रेडिट होगी रिवैल्यूएशन रिजर्व में, करेक्ट। सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड हो रहा है उसके बाद, ठीक है, ऑफ 20,000 डेबिट टू पीएनएल, नो, पीएनएल में डेबिट तो नहीं होगा, हमने क्या देखा था, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व में आएगा। बी ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन तो है नहीं हमारा, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, इनिशियल अपवर्ड वैल्यूएशन हो रही है 50,000 की, क्रेडिट टू पीएनएल, बिल्कुल गलत। जब भी हमारी अपवर्ड वैल्यूएशन होती है तो कहाँ दिखाते हैं हम, रीवैल्यूएशन रिजर्व में, ये भी गलत है। इनिशियल अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 50,000 क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, करेक्ट। सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, 20,000 डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये करेक्ट है। क्योंकि क्या हो रहा है, 50,000 हमने क्रेडिट करी यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व में और जो हमारा सब्सिक्वेंट डिक्रीज हो रहा था, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड आ रहा था रिवैल्यूएशन रिजर्व में, वो हमें क्या करना था, जो हमने यहाँ पे क्रेडिट करा है उस डेबिट से पहले हमें सेट ऑफ करना था टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, MCQ 4। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, कैरिंग अमाउंट है इसकी 1 लाख, वाज रिवैल्यूड टू 90,000। ओके, तो यहाँ क्या आया, डिक्रीज हुआ कितनी अमाउंट से, 10,000 के अमाउंट से। और जब हमारा डिक्रीज होता है तो हम कहाँ दिखाते हैं, पीएनएल अकाउंट में 10,000 से, डेबिट साइड। अब क्या देखते हैं हम, एट द ईयर एंड ऑफ टू
Subsequently, due to increase in the market value of land, was determined to have a fair value of 1,05,000. ओके, यानी कि पहले थी 90,000, फिर हो गई 1,50,000, तो हो गया ये सब्सिक्वेंट इंक्रीज। 90,000 में से 1,05,000 गए तो कितने का 15,000 रुपीज का हमारा इंक्रीज हो गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे पीएनएल में जो हमने डेबिट कर रखा था उसको 10,000, इसमें से 10,000 वाली अमाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट पीएनएल में। तो जब यहाँ पे डेबिट था, इस जगह जब हमारा डेबिट था, तो अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे 10,000 के अमाउंट से, और ये पीएनएल हमारा हो जाएगा कैंसिल। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे 5,000 बचे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट देखते हैं हम अपना। इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यू हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है 10,000 से, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, गलत, पीएनएल में करना है हमें। यहाँ देखते हैं ये 10,000 पीएनएल में जा रहा है, ठीक है। सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, ओके। 15,000 क्रेडिट टू पीएनएल, नहीं। सबसे पहले क्या सेटअप करेंगे? सिर्फ हम 10,000, बाकी की 5,000 कहाँ जाएंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं ये नहीं है। फिर क्या देर का इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यूएशन 10,000, ठीक है, डेबिट कर दिया पीएनएल में, ये भी ठीक है। सब्सिक्वेंट अपवर्ड वैल्यूएशन हुआ, ये भी ठीक है। फिर 10,000 हमने क्रेडिट करा पीएनएल में, जिससे ये डेबिट और ये क्रेडिट सेट ऑफ हो जाए। फिर उसके बाद ये 50,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, करेक्ट। ये बिल्कुल सही बता रखा है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा एमसीक्यू है। यहाँ देखते हैं मशीनरी पर परचेज हैविंग एन इनवॉइस प्राइस 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी on 1st April 2001. The GST amount is available as input tax credit. The rate of depreciation is 10% on SLM basis. The depreciation for 2002 and 3. सबसे पहले हमें यहाँ पे जीएसटी दे रखी है, हम इस जीएसटी को हटा देंगे तो हमारे पास रहेगी कॉस्ट, जो कि होगा 1,18,000 माइनस जीएसटी 18,000। तो कॉस्ट कितनी आई हमारी? 1,00,000। क्योंकि ये एसएलएम मेथड है तो डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा इस पे? 1,00,000 कितने परसेंट? 10%। 10% तो कितना हो गया ये? 10,000। यानी कि ए जो डेप्रिशिएशन आएगा हमारा, क्योंकि एसएलएम में क्या होता है, हमारा हर साल डेप्रिशिएशन सेम रहता है, चाहे हम 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक का निकाल लें, या 2002 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 तक का निकालें, हमारा डेप्रिशिएशन 10,000 ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा क्या हो जाएगा? ये 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, इट हैज इनकर्ड दीज कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लांट दे रखा है हमें, ठीक है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट दे रखी है, ओके। साइट प्रिपरेशन दे रखा है, ठीक है। कंसल्टेंट्स यूज्ड फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द प्लांट, ओके। इंटरेस्ट चार्जेस पे टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डिफर्ड क्रेडिट, ओके। एस्टिमेटेड डिसमेटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 years, ओके, ये भी दे रखी है हमें। ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या दे रखा है? प्लीज एडवाइज एबीसी लिमिटेड ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। कौन कौन सी कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज हो जाएंगी? सबसे पहले हमें पता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्लांट तो हमें लेनी ही है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी हमारी कैपिटलाइज होती है। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी हमें पता है हमारी कैपिटलाइज होती है। यहाँ पे कंसल्टेशन यूज जो हो रहा है हमें वो भी कैपिटलाइज करना है। एस्टिमेटेड डिसमेटलिंग कॉस्ट भी हम कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जो चीज़ हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट चार्जेस, क्योंकि क्या हो रहा है, हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, और ऑपरेटिंग लॉसेस को भी हम कैपिटलाइज नहीं करते। और इसमें हमें क्योंकि कैपिटलाइज कॉस्ट निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे इसे? क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटलाइज कॉस्ट निकालनी है, तो इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे? सबसे पहले तो लेंगे कॉस्ट। कॉस्ट है हमारी 25 लाख। इसके बाद क्या था हमारा? हैंडलिंग कॉस्ट 2 लाख। इसके बाद है साइट प्रिपरेशन 6 लाख।
इसके बाद क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, कंसल्टेंट्स यूज फॉर एडवाइस, 7 लाख। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड डिसमेटलिंग कॉस्ट, और तो कोई कॉस्ट नहीं दे रखी है हमें यहाँ पे, नहीं दे रखी, बस इसे हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 43 लाख कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। क्लियर। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या दे रखा है, Arka Limited purchased machinery for 3,000 lakh. Depreciation was charged at 10% on SLM basis for a useful life of 10 years. At the end of 4 years, the machine was revalued to 27 lakh and the same was adopted. What will be the carrying amount of the asset at the end of 5 and 6 years, assuming no change in the useful life? Okay. तो सबसे पहले इसे हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, 3,000 लाख कितने, 10 साल के लिए, हमने 10 साल बना दिए। अब एट द एंड ऑफ 4 years द मशीन रिवैल्यू हो गई, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन कितनी हमारी 2700, तो यहाँ 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 और यहाँ हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाई 10, 300 300 300 300, ईयर 1 2 3 4 5 और 6, हमें किस किस का बताना है, 5 और 6 का डेप्रिसिएशन बताना है। अब क्योंकि यहाँ पे 2700 आ गया और आने वाले बचे साल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो इस 2700 को हम डिवाइड करेंगे 6 से अपना डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, जो कि आएगा 450 पर ईयर, तो यहाँ भी 450 450 450 हो जाएगा पूरे में, और यहाँ आके हमारी रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमसे क्या पूछा था, व्हाट विल बी द कैरी अमाउंट ऑफ द एसेट, एसेट की अमाउंट बतानी है, हमें डेप्रिसिएशन नहीं बताना, तो यहाँ क्या होगा, एट द एंड ऑफ ईयर 5 कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी इक्वल टू 2700, बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन से, तो आ जाएगा हमारा 2250, जो कि ईयर 5 के लास्ट में होगी हमारी कैरिंग अमाउंट। और अब क्योंकि यहाँ कितनी हो गई 2250, तो हम यहाँ लिखेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 6 कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी कितनी हो जाएगी, इस अमाउंट में से 2250 में से हम माइनस करेंगे 450, तो हमारी आ जाएगी 6th ईयर के लास्ट की वैल्यू मशीन की 1800। तो हमसे यही पूछा गया था कि ईयर 5 के एंड की वैल्यू कितनी होगी और ईयर 6 के हमारी एंड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये मैंने क्वेश्चन में बता दिया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है हमें, स्कंदा लिमिटेड एक्वायर मशीनरी फॉर 2 करोड़ 50 लाख 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, यूजफुल लाइफ बीइंग 10 years, 10 साल की है। एट द बिगनिंग ऑफ 3 years, at the beginning of year 3 the machine was revalued to 3 crore with the surplus on revaluation being credited to revaluation reserve। यहाँ पे एक अच्छी बात दे रखी है कि 2 करोड़ 50 लाख की मशीन थी, 3 साल बाद मतलब तीसरे साल के स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू हो गई उसकी, 3 करोड़, यानी कि वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज आ रहा है हमारा, रीवैल्यू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करा, जितने भी वैल्यू आ रही है हमने क्रेडिट कर दिया कहाँ पे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ओके, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द बैलेंस यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years।
ठीक है, 8 साल हमें पता है, 2 साल पहले हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से ये हम इसे डेप्रिशिएट कर रहे थे, यूज़फुल लाइफ अब 8 साल बची है। द मशीन वाज़ सोल्ड इन द करंट ईयर। अब हमारा ये करंट ईयर कौन-सा है? हम कब की बात कर रहे हैं? 5 साल पहले खरीदी है हमने मशीन, यानी कि हम कब बात कर रहे हैं? 5वें साल में। तो हमारा करंट ईयर कौन-सा हो जाएगा? ईयर 5। इतने में हमने बेच दी। ओके, गिविंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव इन द कंपनीज़ अकाउंट, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द मशीन फेच्ड ओनली 42,15,000। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है? हमने सेल कितने में करी? 1,12,50,000 में। अगर हम करते 42,50,000 में तो क्या ट्रीटमेंट होता? तो हम दोनों का ट्रीटमेंट बताएंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं ऐसे। हम खड़े हैं यहाँ पे 5 ईयर्स पे, 5 साल पहले की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 5th ईयर। 4 3 2 1। हमने परचेज कितने में करी थी मशीनरी? 2,50,00,000। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, यानी कि 1 साल खत्म, 2 साल खत्म, तीसरे साल की बिगिनिंग में हमारी वैल्यू क्या हो गई उसकी? 3 करोड़। ओके, ये भी ठीक है। अब क्या दे रखा है? उसकी यूजफुल लाइफ की अब कितनी बची? 8 साल। ठीक है, हमने इसको बेच दिया इस पे, यहाँ पर हमने सेल किया कितने में? 1 1 2 5 इतने में। अब हम देखते हैं पहले हमने यहाँ कितना डेप्रिसिएशन लगाया, यानी कि 2,50,00,000 पे हमने 10 साल के बेसिस पे इस पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो हमारा हो गया 25 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल लगा। लेकिन यहाँ आके हमारी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 3 करोड़। अब हमारे पास इसके बाद, इस तारीख के बाद से हमारी बुक वैल्यू इतनी है 3 करोड़ की, और हमारा डेप्रिसिएशन कितने लगेगा? 8 साल का। तो हम कितना हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा? डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा हमारा? ये 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 8, 37,50,000। तो हर साल अब आने वाले में है जो, उसमें इतना ही डेप्रिसिएशन रहेगा। अब यहाँ क्या हो गया? लेकिन इस जगह आके हमने अपनी मशीनरी सेल कर दी। अब हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले ये हमारी वैल्यू आ गई सेलिंग की, तो अब हमारे यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी होगी? यानी कि इन तीनों को प्लस करके इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी। तो बुक वैल्यू ऑन बुक वैल्यू आफ्टर ईयर 5 इक्वल टू 3 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 3 4 एंड 5, और वो कितना है हमारा? 37,50,000, 37,50,000, 37,50,000। तो इसका टोटल कितना आ गया हमारा? 1,12,50,000। इन दोनों को माइनस करके आता है हमारा 1,87,50,000। ये हो जाएगी हमारी बुक वैल्यू, 1,87,50,000। ये हमारी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू इतनी, सेलिंग वैल्यू इतनी, तो हम क्या कर रहे हैं? हम लॉस में देख रहे हैं। हमारे अकाउंट इतना शो कर रहे हैं, लेकिन हम दे कितने में रहे हैं? इतने में। तो हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है। और वो कितने का लॉस हो रहा है? हमें 75 लाख का। और ये वैल्यू 75 लाख कैसे आई? 1,87,50,000 में से माइनस करा हमने 1,12,50,000 को, तो आती है हमारी 75 लाख का हमें हो रहा है लॉस यहाँ पे। और ये लॉस हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। तो हम कैसे करेंगे? इफ मशीनरी सोल्ड एट 1,12,50,000, बुक वैल्यू 1,87,50,000, सेल वैल्यू तो हमें यहाँ क्या हो रहा है? लॉस कितने का? 75 लाख का। shown at debit side of P&L account. क्लियर?
अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी थी कि अगर हम इस वैल्यू पे सेल ना करते और इस पे करते 42,50,000 पे, तो क्या होता? सारी कैलकुलेशन सेम रहती, हमारी बुक वैल्यू भी सेम रहती। तो हम कैसे लिखते हैं? हमारी बुक वैल्यू कितनी है? 1,87,50,000 और हमने सेल किस पे करी है? इस पे 42,50,000 पे। तो 42,50,000 पे हम सेल कर रहे हैं। तो अब हमारा लॉस कितना आएगा? 1,45,00,000। और ये कहाँ शो होगा? शोन एट डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इसी के साथ ही चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।